Hello students, welcome back. Once again, we are dealing with class 11th Maharashtra State Board Science stream and we are dealing with the subject physics. So let's move on physics. मॉर्निंग के सेशन में हमने मैथ्स पढ़ा है और मैथ्स के हमने लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पूरे फंडामेंटल्स के साथ खत्म कर दिया है। इवनिंग सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स में इन द लास्ट क्लास हमने डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा यूज देख लिया। तीसरा यूज कौन सा? तो हमने फॉर्मूले बनाने का यूज देख लिया, जहां हमने टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब में रिलेशन देखा। फिर हमने एक और फॉर्मूला बनाया जो हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। वो भी फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं ये भी हमने सीखा। लेकिन क्या सर डायमेंशनल एनालिसिस अगर इससे सब कुछ बना सकते हैं तो फिर हम बाकी फॉर्मूलेस क्यों पढ़ते हैं? तो डायमेंशनल एनालिसिस के अपने ओन लिमिटेशन से उसका दायरा है, अब उसका दायरा क्या है ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, नोट भी लिखवा के दूंगा। आज चलिए हम कुछ टर्म्स को और सीखते हैं जो हमें आगे काम आने वाली है। क्या टर्म्स सीखते हैं सर? तो जरा हर एक बच्चा जो भी बैठा है मेरी क्लास में, और हर बच्चे का ध्यान चाहिए जो मैं सिखा रहा हूं। अब अगर आपको लगता कि सोचिए, अगर मैं दिखते दिखते ये वीडियो बंद हो जाए, आवाज ना आए, तो आपको क्या लगेगा? क्लास खाली है करके। वैसे मुझे लगता है वीडियो बंद करके लगता है, मुझे लगता क्लास में कोई है या नहीं है। तो फिर यस, नाउ गुड। चलिए सभी लोग, राज, यश, वीडियो चालू रखो बेटा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब देखिए फिजिक्स में मैं कुछ 2-4 क्वांटिटीज आज और डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वांटिटीज को लेके। चलिए कौन सी क्वांटिटीज डिस्कस करने जा रहे हैं? फिर से एक बार बता रहा हूं आपको मैं, अगर हमने ये टेबल लिया, टेबल मतलब जमीन, अर्थ, ये स्ट्रेट है। इस टेबल पर सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, शाम में रखा हूं मैंने, इसलिए तो शाम में रखा हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आराम से सिखा सकूं। अब इस टेबल पर अगर मैंने एक बॉल रखा, इस बॉल को हमने अब पुश किया, धक्का दिया, तो ये धक्का देना मतलब पुश करना। पुश किया तो बॉल आगे गया। तो अगर बॉल को मतलब बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई। कब चेंज हुई? जब धक्का दिया। तो हम सोच सकते सर क्या एक और तरीका नहीं है उसकी पोजीशन चेंज करने का? कौन सा तरीका? अगर हमने बॉल को अपनी तरफ खींचा, तो मतलब यहां से पकड़ा और ये डायरेक्शन में धक्का देने की बजाय इस डायरेक्शन में खींचा, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? मैं सबके आंसर्स चाहता हूं। और माइक अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। माइक मैंने चालू करके रखे हैं, आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आप अब कितने सिंसियर हो गए इतने दिनों में कि माइक को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो बताइए, इधर अगर मैं अपनी तरफ खींचूं तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? तो कोई भी चीज का जब डिस्प्लेसमेंट होता है,
कोई भी चीज का जब डिस्प्लेसमेंट होता है, माइक बंद करके सुनिए, कोई भी चीज का जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन करता है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जिम्मेदार है उस चीज का नाम जो बॉडी की पोजीशन चेंज करे, उस चीज का नाम है फोर्स। इट इज नोन एज फोर्स। हाउ विल यू डिफाइन द फोर्स? अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करना है तो आप धक्का दे दो, धक्के को कहते हैं पुश। या तो अपनी तरफ खींच लो, खींचने को कहते हैं पुल। अगर आप कभी मॉल गए या इस दुकान में गए जहां कांच का दरवाजा लगा हुआ है, उस कांच के दरवाजे पर लिखा होता, एक तरफ से पुश लिखा होता है, दूसरी तरफ से पुल लिखा होता है। तो आपको दरवाजे पे लिखा होता है कि पुश करिए या पुल करिए, मतलब वहां पे क्या लिखा होता है कि दरवाजा खोलने के लिए आप अपना फोर्स लगाइए। तो हाउ विल यू डिफाइन द फोर्स? हाउ विल यू डिफाइन द फोर्स? सो द पुश, हर चीज समझ लीजिए, द पुश और पुल exerted on a body, the push और pull exerted on a body, बहुत आसान चीज समझाया, is known as force। और उस पुश हो या पुल हो, हम धक्का दे या खींचे, इससे बॉडी का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन का चेंज होना। अब देखिए कितना शानदार, आप शाम को आए पढ़ने के लिए, आप सही मायने में पढ़ने वाले बच्चे हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देख लीजिए अब मैं जो समझा रहा हूं, देख लीजिए अब लेवल। तो आपका हमने जब फोर्स लगाया तो बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब बॉडी डिस्प्लेस हुई। अब पोजीशन चेंज होने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके, और उस पे नाम देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, नाम देखिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कहां यूज करते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको, समझ चाहिए। अब ये फोर्स लिखा और पढ़ने वाले बच्चे तो इसी तरह शांति बना के बैठेंगे। मैं जब पूछूंगा क्वेश्चन तभी आप खुद ब खुद माइक चालू करेंगे। चलिए, तो ये हमने लगाया फोर्स, तो मानते हैं कि बॉडी यहां से आगे गई, यहां से जब आगे गई तो पोजीशन नंबर 1 से she moves to पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 1 से वो गई पोजीशन नंबर 2 पर, आगे मूव हुई। यहां तक हम समझ गए। मूव करने के लिए लगा फोर्स, करेक्ट। अब देखिए मैं फोर्स का एक और तरीका बता रहा हूं, एक और तरीका। अपने अपने माइक बंद करके बैठिएगा प्लीज। अब जब ये बॉडी आगे गई, एक लाइन में गई, मैं 4 दिन से बोल रहा हूं, एक लाइन में गई, एक लाइन में गई, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वेरी नाइस, वेरी गुड, इट इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी के, हाँ बेटा, बॉडी के लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, बॉडी का एक लाइन में डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम कहेंगे फोर्स जिम्मेदार है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तब हुआ जब फोर्स अप्लाई हुआ। अब एक लाइन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल इज फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट का दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका वही मौत का कुआं वाला, वही मौत का कुआं। अब मैंने आपको हर बार मौत का कुआं दिखाया, गाड़ी गोल घूम रही है, ठीक है।
लेकिन कई लोगों ने तो वो खेल नहीं देखा होगा, मौत का कुआं नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। अब जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो एग्जाम्पल आपके खुद के घर में है। सर कहाँ घर में? सबके घर में साइकिल है। अब जब साइकिल है तो सुनिए, ये साइकिल का रिंग में लगे हुए ये स्पोक्स, दीज आर द स्पोक्स लगे हैं बेटा। अब साइकिल में लगे हुए ये स्पोक्स, बहुत सारे स्पोक्स लगे हैं। अब स्पोक्स को मत, बहुत सारे नहीं, मैं एक ही स्पोक लेता हूं, एक ही स्पोक, इस स्पोक्स को लेता हूं बेटा। अब जब साइकिल का रिंग आगे जाए या ऊपर जाए, मान लीजिए ऊपर, तो ये स्पोक ये वाले एंड पे तो फिक्स है, ये वाला एंड यहां से ऊपर आएगा। मान लीजिए पोजीशन नंबर 1 से 2 पर आ गया। 2 पर जब आया ये स्पोक तो कोई ना कोई एंगल कवर किया, दैट एंगल वी डिनोटेड बाय थीटा, थीटा एंगल कवर किया। तो इस स्पोक का भी देखिए क्या हुआ, इस स्पोक का इस जगह से इस जगह आया, इस जगह से इस जगह आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगल लेके आया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर तो नया क्या है? आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके पहले भी बताया, अब देखिए इसमें नई क्या चीज है। जब आपको इस बॉल को पोजीशन चेंज करना है, 1 से जाना है 2 की तरफ, तो आपने धक्का दे दिया, उसे कहते हैं हम लोग फोर्स। फोर्स इस स्पोक को 1 से लेके 2 पर भेजना है, गोल घुमाना है, गोल घुमाना है। इमेजिन कीजिए आप इस स्पोक को गोल घुमाना है, मतलब टायर को गोल घुमाना है। माइक चालू करता हूं, बताइए गोल कैसे घुमाते हैं। माइक चालू कर देता हूं, बताइए गोल कैसे घुमाते हैं। चालू कर दिया, सोचिए ना। करेक्ट, वेरी गुड आंसर। बहुत मेरे एग्जाम्पल नेचुरल है। हम घुमाते हैं पाइडल, क्या घुमाते हैं बेटा? अब आपने पाइडल की पोजीशन देखी है क्या? पाइडल की पोजीशन मैं यहां प्रैक्टिकली बताता हूं, मत करो बेटा, माइक बंद रखो, जब मैं पूछूं तभी। अब ये साइकिल, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा, हर चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा, हर चीज। मान लीजिए ये साइकिल का चक्का, ये साइकिल का रिंग, रिंग में लगा हुआ ये रॉड, जिस पे ये रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये रॉड, और यहां बहुत सारे स्पोक हैं। आपने देखा है, गौर से देखिएगा। आप बोलते हैं ना फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स नेचर में हम जो सीखते हैं, हम जो यूज करते हैं। इस साइकिल की रॉड पे पाइडल लगा है। पाइडल को देखा है किसी के साइकिल में कि एक पाइडल इधर लगा है? आपने देखिएगा पाइडल कैसे लगे होते हैं। तो पाइडल ऐसे होते हैं कि एक अगर ऊपर है तो एक एग्जैक्टली उसके नीचे होता है, नीचे। यस। किसी के घर में ऐसी साइकिल है क्या कि जिसके दोनों पाइडल ऊपर है? नो। या दोनों पाइडल साथ में है? नो। ऐसे एक ऊपर तो एक एग्जैक्टली उसके साइड में नीचे रहेगा। Yes, sir. और आप जो फोर्स लगाते, बस हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये एक ही एग्जांपल नहीं, ऐसे कई दूंगा, लिखिएगा मत, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मेरे इस एग्जांपल पे देखिए, आप अब साइकिल के रिंगों को घुमाना है, घुमाना है।
तो हम कैसे घुमाते भाइयों और बहनों, हम किस तरह से घुमाते? तो हम घुमाते हैं, एक पाइडल, एक पैर इस पे रखेंगे और एक पैर इस पे रखेंगे। अगर हम इस पैर से आगे करेंगे तो ये पाइडल पीछे आएगा, पक्का? मैंने कहा हूं बहुत ध्यान चाहिए, हर चीज बताऊंगा, क्योंकि एंड में जब करूंगा ना बोलेंगे सर ये क्या है, और देखिए आगे कितना काम आएगा। तो एक पाइडल को आप आगे धकेलते हैं एक पैर, तो एक पैर पीछे धकेलता है बेटा। एक पाइडल को नीचे करेगा तो दूसरा पाइडल ऊपर जाएगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल उसी साइकिल में आइए। जब आप पाइडल को एक नीचे एक को ऊपर, तभी रिंग गोल घूमता है, गोल घूमता है, गोल घूमता है। अब इसी को जाइए, इसी एग्जाम्पल में उसी साइकिल में जाइए। ये साइकिल का हैंडल है, ये साइकिल का हैंडल। इस साइकिल के हैंडल में कई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, साइकिल चलाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जब वो साइकिल स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट रोड स्ट्रेट है, रोड स्ट्रेट है, तो कई बच्चे साइकिल के दोनों हाथ छोड़ देते हैं, और दोनों हाथ छोड़ के चलाए तो भी साइकिल स्ट्रेट चलती है। अब मान लीजिए सामने से एक राइट टर्न है, राइट टर्न पे जाना है। अब मैं कहता हूं आपको पलटाना है साइकिल को, आप स्ट्रेट तो दोनों हाथ छोड़ के चला रहे, अब पलटा के बताइए दोनों हाथ छोड़ के, चाहे कितना भी ऐसा वैसा हो जाइए, सीट को कैसा भी कर लीजिए, साइकिल पलटा के दिखाइए, नहीं पलटती। ऐसा टर्न अगर हो ना तो नहीं पलटती। कोई है तो मुझे बताना, मैं उसको लेके जाऊंगा ऐसी टर्निंग पे, मैं बोलूंगा पलटा के दिखा भाई, और इधर में खाई है, खाई, तो रिस्क लेके दिखाना, तो आप नहीं लेंगे। हम साइकिल कैसे पलटाते हैं? तो साइकिल के हैंडल को एक हाथ इधर रखा, दूसरा हाथ इधर रखा, हैंडल को एक हाथ अंदर खींचता है तो दूसरा हाथ बाहर खींचता है। यहां पर फोर्स लग तो रहा है, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है, कितने फोर्स लग रहे हैं? तो यहां पर एक साथ दो फोर्स लग रहे हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तब जाके साइकिल मुड़ती है, तब जाके हम साइकिल को मोड़ पाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा, ये मैंने आपको दो प्रैक्टिकल बता दिया, आप करके देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आपके घर में साइकिल अगर पंचर हुई है और साइकिल का पीछे का टायर खोलना है, पूरा का पूरा रिंग बाहर निकालना है, तो वो रिंग लगा है एक स्क्रू पर, वो स्क्रू को लगाते हैं पाना, सिंगल पाना, और वो सिंगल पाने से स्क्रू खोल देते हैं, खुल जाता है। अब इसी साइकिल की जगह मान लीजिए ये जो रिंग है ये कार का रिंग है, कार का, और कार के चक्के को बाहर निकालना है, नट खोलना है, तो वहां ऐसा सिंगल पाना नहीं होता। सिंगल पाना कैसा होता है? ये कार के इसमें नट लगा है, तो पाना का शेप कैसा होता है? कई लोगों के जबान पे नाम आएगा, उसको टी पाना कहते हैं, कि ऐसा पाना रहता है ऐसा, और जिसमें एक ये टी निकला रहता है, यहां स्क्रू को फंसाते हैं, एक हाथ से नीचे और दूसरे हाथ से ऊपर घुमाते हैं। मतलब ये पाना फंसा दिए, मान लीजिए ये है पाना, ऐसा फंसा दिए, ऐसा फंसा दिए, और ऐसा फंसाने के बाद ऐसा घुमाएंगे गोल, तो एक हाथ नीचे करेगा तो दूसरे हाथ दूसरे एंड को ऊपर करेगा, तब जाके नट खुलेगा या टाइट होगा। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस लिए लग रहा है, किस लिए लग रहा है? अब जरा समझिए, यहां जो फोर्स लगे और बॉडी स्ट्रेट चले, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बॉडी को गोल घुमाना है, घुमाना है, गोल हो कैसे भी हो, बॉडी को एक जगह खड़े होके गोल घुमाना है, गोल, जैसे मुझे इसको गोल घुमाना है, इसको, तो इसको गोल घुमाना है, ऐसा गोल घुमाना है मुझे पूरा का पूरा।
गोल घुमाना है। तो गोल घुमाते वक्त या टर्न करते वक्त हम देख रहे दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स, एक फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ। नट खोलना है, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ। तो जब दो फोर्स लगे, दो फोर्स लगे, दोनों फोर्स की ताकत सेम हो, ताकत मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। सुनिएगा, ये दो चीजें, ये दो चीजें, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, बट एक इधर वाली है और एक इधर, एक आगे एक पीछे डायरेक्शन में है। तो ये पैरेलल तो है लेकिन दोनों एक में को अपोजिट है, अपोजिट है, इसीलिए इसे कहा जाता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी का मतलब होता है अपोजिट में पैरेलल, एक आगे जाएंगी तो एक पीछे। तो यहां जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, हम ऐसे पकड़ते हैं रॉड को, पानी को ऐसा पकड़ते हैं, एक हाथ नीचे करेगा एक हाथ ऊपर करेगा। जब ऐसा फोर्स लगाते हैं और गोल घुमाते हैं तो उस फोर्स को जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा उस फोर्स को कहा जाता है टॉर्क। इट इज नोन एज द टॉर्क। तो फोर्स का दूसरा नाम टॉर्क। ये भी एक प्रकार का फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट लीनियर करने के लिए, और वो फोर्स जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, बॉडी को गोल घुमाएगा, गोल घुमाने के लिए मोशन में, जब ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है और ये गोल घूमने का, स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर मोशन, गोल घूमेगा तो सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर के लिए एक और वर्ड है, वो ऑप्शनल नहीं है, एक और वर्ड वो भी डिफाइन करूंगा, वो कब कहते हैं, सर्क्यूलर और रोटेशनल। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल ये हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रोटेट, गोल घूम रही है अपने एक्सिस पर, भौरा अपने एक्सिस पे गोल घूमता है। तो उस गोल घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं टॉर्क। इट इज नोन एज टॉर्क। 12th क्लास में मैक्सिमम चैप्टर में ये वर्ड आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स सिमिलर टू फोर्स, बट ये वर्ड कब, जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तब। लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो टॉर्क। ये इसके मतलब हुए। अब तीसरा, साइकिल बताया, रिंग बताया, पाइडल बताया, पाना पिंचेस बताया। अब ये रोज आप देखते हैं, कहां देखते हैं, तो अगर आप मार्केट में जाए बाजार लेने के लिए, बाजार, तो उनके पास अगर आपको 1 किलो सब्जी लेना है, 1 किलो सब्जी, तो सब्जी को तोलने के लिए उनके पास जो बाट है, जो वजन है, उस वजन का शेप देखिए कैसे होता है। ये लगी है रॉड और यहां लगा है सेंटर में स्टैंड, और यहां से लटकाया है तराजू, यहां से लटकाया है तराजू। हम जैसे ही यहां पर कोई वजन रखते हैं तो ये तराजू नीचे आता है, इसको नीचे का फोर्स लगा तो ये ऊपर जाता है, मतलब ये ऐसी पोजीशन हो गई, मान लीजिए ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। फिर हम इसमें सब्जी रखते हैं ताकि दोनों लेवल में आए, तो देखिए ये एंगल कवर किया, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टर्न हुआ ना एंगल से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पिक्चर में कौन आया, टॉर्क। लेकिन टॉर्क भी जब लगा तो देखिए फोर्स कितने लगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स लगता है उसे टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क का फॉर्मूला,
अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है सर इसका? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फिर वही साइकिल प्रैक्टिकल एग्जांपल पर आ जाइए। साइकिल के प्रैक्टिकल एग्जांपल पर हम साइकिल के हैंडल को ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा, तब जाके साइकिल मुड़ती है। कोई है मेरी क्लास में जो साइकिल के हैंडल को ऐसा पकड़े, ऐसा, और एक हाथ यहां, उसी के ऊपर दूसरा हाथ और मोड़ के दिखाए, गिर जाएंगे। पाना भी हो, पाना पेंचिस से टायर खोलना हो तो पाने पेंचिस को भी अगर आप पाना बीच में से पकड़े, उसी पर दूसरा हाथ, तो एक फोर्स इधर का एक फोर्स इधर का, खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तराजू में आप वजन, ये दोनों चीजें अगर मैं यही लाके खड़ी कर दूं, ये दोनों तराजू यही खड़े कर दूं, तो सब्जी नाप पाएंगे क्या? नहीं। तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क मतलब फोर्स, फोर्स लगाने के लिए दो फोर्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने सेंटर से गिना, सेंटर से डिस्टेंस मान लीजिए आर डिस्टेंस। तो जितने डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू, अब डिस्टेंस की एक खास बात बताता हूं आपको, खास बात। मेरी हाइट गिनना है, डिस्टेंस गिनना है, डिस्प्लेसमेंट गिनना है, तो मेरी हाइट मुझे स्ट्रेट खड़ा रखेंगे, स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर। तो यहां जो डिस्टेंस गिनेंगे 2 पॉइंट का, वो परपेंडिकुलर। तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क is given by force into perpendicular distance. This is the formula for torque. Force into perpendicular distance. Perpendicular distance. This is known as torque. माइक खोलता हूं, समझ में आ गया हो तो बताइएगा प्लीज। चलिए बताइए, समझ में आया? कोई डाउट, डिफिकल्टी? यही कंसेप्ट है। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला, अब कोई आपको बाहर पूछे, बाहर उसने बोला टॉर्क का एक और नाम बताइए, टॉर्क का एक और नाम। तो आइए पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख लीजिए फॉर्मूला। ये तो हम हर चैप्टर में कई बार पढ़ेंगे, कई बार। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हो गया बेटा? अब देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लिया सर। ले लिया? हो गया। ओके ओके, अब आइए, तो आज हमने टॉर्क के बारे में सीखा। टॉर्क, सुनिएगा। तो टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क is given by force into perpendicular distance. टॉर्क का एक और नाम, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। हम बार बार डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे ताकि आपको हर चीजें दिमाग में रहे। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन हम जब किसी भी क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस क्वांटिटी का एक और नाम होता है। हमने फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो ये इसका नाम, टॉर्क को भूल जाइए, इसका अगर टॉर्क नहीं याद आता तो जब भी किसी क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वांटिटी का नाम होता है मोमेंट, उसके नाम के आगे लगता है मोमेंट, एंड इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं बेटा इसे? तो टॉर्क का एक और नाम, अगर टॉर्क भूल गए तो जिस क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से उस क्वांटिटी का मोमेंट निकलता है। अब मोमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। अब मोमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हर वर्ड का फिजिक्स में बहुत बड़ा मतलब होता है। तो टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, टॉर्क का एक और नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये हो गया टॉर्क। इसके बाद दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा तो सुनिए, बॉल जब आगे गया, फिर से एक बार पिक्चर बनाता हूं मैं। ये अर्थ पे हमने फ्लैट अर्थ, हमने रखा बॉल, बॉल को लगाया हमने फोर्स, बॉल की पोजीशन चेंज हुई नंबर 1 से, वो गया नंबर 2 पर, नंबर 2 पर। अब जरा ध्यान से सुनिए, फोर्स लगाने के पहले बॉल अपनी जगह रुका था। अब ये बॉल है, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा है, बॉल को रखने के लिए मुझे जगह लग रही है, मतलब बॉल इज अ मैटर, और हर मैटर के पास मास होता है, मतलब इस बॉल के पास मास है। चलिए उस मास को मैं डिनोट करता हूं m से, m इज द मास, और मास कभी चेंज नहीं होता, बॉल पोजीशन 1 पे रहे या पोजीशन 2 पर रहे। लेकिन जब बॉल 1 यहां खड़ा था तो उसके पास वो कहीं जा नहीं रहा था, तो उसके पास की वेलोसिटी थी 0, देयर इज नो वेलोसिटी। अब जब उसको धक्का मारा, फोर्स लगाया, तो उसके पास वेलोसिटी आई, मतलब बॉल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी आई। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, सबको मालूम है, लिख के भी दिया हो जब मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाया। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, इट इज नोन एज मोमेंटम, और मोमेंटम डिनोट करेंगे P से। बट ये बॉल जा कैसा रहा है? लीनियर, तो इस मोमेंटम का नाम होता है लीनियर मोमेंटम। लेकिन यही किस्सा अगर एंगल के साथ में होता, एंगल, यहां बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, पोजीशन 1 से वो गई पोजीशन 2 पर, एंगल कवर किया, एंगल कवर करने के लिए उसको टॉर्क लगा, इस फोर्स को कहेंगे टॉर्क। तो गोल घूमने के लिए, एंगल कवर करने के लिए आया टॉर्क का नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। बॉल जब स्ट्रेट जा रहा है तो लीनियर मोमेंटम। अब ये बॉल यहां से यहां गया, यहां से यहां, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमने परपेंडिकुलर डाला, तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अगर इस मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो हमें जो क्वांटिटी मिली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मोमेंटम को मल्टीप्लाई किया, इसलिए इस क्वांटिटी का नाम होता है, जब भी किसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस क्वांटिटी के सामने लगा दीजिए मोमेंट, तो इट इज नोन एज मोमेंट। किसका? P का। P क्या है? मोमेंटम। तो इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम,
और मोमेंट ऑफ मोमेंटम का नाम, क्योंकि ये एंगल कवर कर रहा है इसलिए इसे कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो डिनोट करेंगे एल से, कैपिटल, और कैपिटल एल का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज गिवन बाय mvr and this is a formula for angular momentum। और एंगुलर मोमेंटम का एक और नाम क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। तो दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। आप सोचेंगे क्या जरूरत है सर इतना सब कुछ सिखाने की? क्योंकि आप जब शाम को पढ़ने आए तो यहां से कई बच्चों की इच्छा है JEE और नीट। JEE और नीट का पहला ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है कि डायमेंशन से बताइए। तो डायमेंशंस निकालने को बोलता है वो आपको, मान लीजिए डायमेंशन निकालने को बोला किसके, कोई भी काइनेटिक एनर्जी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, आपको पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, आपको वर्क डन का डायमेंशन उसका भी फॉर्मूला मालूम है। लेकिन अगर आपको बोला टॉर्क का डायमेंशन निकालिए, तो जब तक आपको टॉर्क का फॉर्मूला मालूम नहीं होगा तो टॉर्क के डायमेंशन नहीं निकाल सकते। जब तक आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम नहीं होगा तब तक आप एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं, फॉर्मूले लिख लीजिए। एंगुलर मोमेंटम का एक नाम मोमेंट ऑफ मोमेंटम और टॉर्क का एक नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। फास्ट ले लीजिए। तो अब हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशंस एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस और यूनिट्स। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेके हो गया हो तो फिंगर रेस कर दीजिए। थैंक यू शक्ति। ठीक, चलिए अब हम डायमेंशंस निकालने जाते हैं। डायमेंशंस निकालना चाहते हैं। आइए तो टॉर्क के डायमेंशन निकालते हैं। टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला डिनोटेड बाय टाउ, ऐसा टी बनाते हैं। फोर्स, हमें डायमेंशन निकालने के लिए उसकी बेसिक मालूम चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से डिनोट कर लीजिए, या आप डिस्टेंस लिखिए ना, क्या फर्क पड़ता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायमेंशन के लिए यूनिट मालूम चाहिए। मास इज मेजर्ड इन केजी, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्टेंस चाहे वो कोई भी हो, परपेंडिकुलर कैसा भी हो, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंड नाउ डायमेंशन देख लीजिए इसके। तो डायमेंशन मास, लेंथ, टाइम। मास केजी पावर 1, एल मीटर का पावर 2, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2। दीज आर द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। अब डायमेंशन निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो यूनिट्स लिखिए। मास इज मेजर्ड इन केजी, किलोग्राम, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। तो एंगुलर मोमेंटम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो इसके डायमेंशन विल बी गिवन बाय मास, लेंथ, टाइम। मास केजी एक बार है तो m1, मीटर स्क्वायर दो बार है तो l2, सेकंड नीचे पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1। These are the dimensions of angular momentum।
तो आपको इस चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस पूछ सकते हैं। तो आपको लगभग डिराइव्ड क्वांटिटीज में से मैंने मैक्सिमम के फॉर्मूले बता दिया। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, डायमेंशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कई बार हमने वर्ड्स देखा है कई बार, और उस वर्ड को यूज किया है। कौन सा वर्ड? तो आइए, माइक बंद रखिए बेटा, मुझे पढ़ाते वक्त डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका ही है, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उतने फ्लो में पढ़ाएंगे। अब हमने 10th क्लास में एक क्वांटिटी यूज की है। मैं तो मेरे 10th क्लास में हर चीज डिटेल्ड सिखाता हूं। यहां एक बार और, जी का मतलब होता है, जी स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बहुत शानदार तरीके से सिखाया। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। सर ये ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटी का, तो आइए और इसको जी से क्यों डिनोट करते हैं ये भी समझ लीजिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपने टीवी में एक हाथ पर ऐसी एड्स देखी होगी, जनरली वो एक थम्स अप की ऐड आती है जिसमें कोई डेयर डेविल स्टंट्स करते हैं, बहुत बड़े स्टंट करते हैं। मतलब कौन से स्टंट? तो ऐसे पहाड़ पे गाड़ी चलाएंगे, या फिर तूफान में गाड़ी ले जाएंगे, या तो वो थम्स अप, या तो फिर वो होती है स्प्राइट। आज कुछ तूफानी करते हैं। यस। अब उसकी स्प्राइट की ऐड में जहां तक मुझे याद आता है, या आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा, प्लेन में से एक वर्ड बता रहा हूं आपको मैं, पैराशूट जंपर्स। कभी ये वर्ड सुना है आपने, पैराशूट जंपर्स? मूवीज में देखा होगा कि प्लेन में से कई सारे सोल्जर्स दूसरी जगह जाना है तो प्लेन में से कूदते हैं, उनके पीठ पे पैराशूट लगा होता है। अब उस एड को याद कीजिए और मैं जो बताना चाहता हूं उस एड को समझिए। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। देखिए उस एड की खासियत क्या होती है। एड बोलिए या एक्चुअल की खासियत क्या है? जरा आपने दिमाग पे जोर देना, माइक बंद करने के बाद आंसर देना। यश, टेम्पुर नहीं, यू रेज द हैंड, बोलो यश। यश बोलिए। चलिए अब जो मैं सिखा रहा हूं उसको समझिए। हमने जब वो ऐड, और फोकस कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, देखिए प्रैक्टिकली। मान लीजिए प्लेन बहुत ऊपर है और ऊपर से उन्होंने जंप किया, सोल्जर्स हो, पैराशूट ट्रूपर्स हो, कोई भी हो, जंप किया। इमेजिन कीजिए वो पैराशूट कब खोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो कब खोलते हैं? जैसे ही प्लेन से जंप करते हैं, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, कहीं से भी जैसे ही जंप करते हैं वैसे ही पैराशूट खोलते क्या? तो आंसर इज नो। हमने कई बार टीवी की एड्स में कई बार देखा है कि वो जब प्लेन से बहुत हाइट पे जंप करते हैं
तो देखिए पैराशूट तो नहीं खुलते हैं, वो मस्त हवा में कलाबाजियाँ खाते हैं, हाथ पकड़ेंगे, रिंग बनाएंगे, ऐसा सर्कस करेंगे, देखा होगा आप लोगों ने। वो बड़े आराम से वहाँ कलाबाजियाँ खाते हैं। पैराशूट कब खोलते हैं, कब खोलते हैं? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। 11th क्लास में एक चैप्टर है जो इस कंसेप्ट पर है। जब वो पैराशूट कब खोलते हैं? जब वो बहुत नीचे आए और अभी जमीन से उनका डिस्टेंस कम है, तब जाके वो पैराशूट खोलते हैं और तब जाके वो फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, धीरे धीरे। क्या देखा है हमने, क्या देखा है? जब वो प्लेन से कूदते हैं तो उनको नीचे कौन खींचता है? 10th में आपने वर्ड पढ़ा है, अर्थ का ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन। अब वो बहुत ऊपर है, कितनी हाइट पर है? मान लीजिए इतनी हाइट पर है। तो यहां 10th में आपने एक रिलेशन पढ़ा है, बड़ा अच्छा रिलेशन पढ़ा है। क्या? ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। फोर्स इज गिवन बाय Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। 10th में है, सबने पढ़ा है। आर क्या कहलाता है? डिस्टेंस दो बॉडीज के बीच का। तो मान लीजिए अर्थ है और ये पैराशूट ट्रूपर्स है, ये नीचे है, मतलब होता है इनवर्सली, इनवर्स मतलब डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशन का फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। तो जब ये पैराशूट ट्रूपर बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशन का फोर्स कम है। ग्रेविटेशन का फोर्स कम है मतलब उसकी वेलोसिटी स्लो है, कम फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन कम है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन का फोर्स बढ़ते जाएगा, और डिस्टेंस कम होगा और एक्सेलरेशन का फोर्स बढ़ते जाएगा, और डिस्टेंस कम होगा। अब इतना फोर्स बढ़ गया ग्रेविटी का, इतना फोर्स कि अब अगर आपने पैराशूट नहीं खुले तो इतने जोर से टकराएंगे अर्थ से कि आप ब्लास्ट हो जाएंगे। तो आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज होते जा रहा है, चेंज। और कौन चेंज कर रहा है? आपके अर्थ आपके नजदीक आते जा रही है, आप अर्थ के नजदीक आते जा रहे हैं, तो अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स बढ़ते जा रहा है, और अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स बढ़ेगा। फोर्स चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमेशा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और इक्वल टू मिला दिया तो प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, बट फोर्स किसका बढ़ रहा है? ग्रेविटी का। तो एक्सेलरेशन भी किसके कारण चेंज हो रहा है? ग्रेविटी के कारण। तो वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण चेंज हो, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वीडियो क्लियर है बेटा? आवाज क्लियर है? ठीक है। सो इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अगर ग्रेविटी का फोर्स चेंज हो रहा है, ग्रेविटी का फोर्स बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है, और ये हर जगह चेंज होती है। और ये चेंज किन कारणों से होती है? अर्थ के पास ऐसी क्या चीजें हैं? तो 10th में आपने 3 चीजें पढ़े, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। मैं यहां एक चीज एक्स्ट्रा और पढ़ाऊंगा आपको 11th में, दैट इज ड्यू टू लैटिट्यूड। सर लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? वो पढ़ाऊंगा आगे, घबराइए मत, वो पढ़ाऊंगा आगे। तो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब ये हो गई कई सारी क्वांटिटीज जो हमने सीखी है, कई सारी क्वांटिटीज हमने सीख ली है। अब ये वेरी हो गई। अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
तो एक क्वेश्चन जो डायमेंशन पे आ सकता है, एक बार JEE में आज से 2 साल पहले, मतलब 2018 के जनवरी का या लास्ट ईयर का 2018 या 17 का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन JEE में मेजरमेंट में एक टॉपिक है। सर क्या टॉपिक है? चलिए मैं माइक खोलता हूं, मेरी क्लास में कोई भी एक बच्चा हो, कोई भी, वैसे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक कॉमन क्वेश्चन, इतने सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए क्या मुझे आप में से कोई अपनी एज बता सकता है? चलिए कौन बताएगा? कोई भी बताए, कोई भी एक जन कौन बताना चाहेगा? अच्छा चलो पूर्वा, ठीक है, चलो पूर्वा तुम अपना माइक चालू रखो और बाकी सब लोग बंद रखो। चलो पूर्वा ठीक है, आप अपनी एज बताओ, बस गलत एज मत बताना, क्योंकि जनरली लड़कियां अपनी एज छुपाती है। 16 years। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? एग्जैक्ट बताओ ना। तो 16 years ही है। अब आपने कहा 16 ईयर्स ही है। देखिए मैं बताता हूँ पूर्वा कैसे झूठ बोलती है एज के मामले में। यस, तो फिर अच्छा रोशनी तुम बताओ तुम्हारी एज। 16 years and 7 क्या? months sir। 7 months, वो भी झूठ है। अब बताता हूँ ये झूठ, ये गलत कैसे होता है। तो मुझे पूर्वा अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 15 September 2004। 2004, 15 सितंबर 2004। तो इसकी जो एज है 2004 से 2020, लेकिन 15 सितंबर आने का है, तो इसकी एज हो गई 15 साल, और 15 अगस्त गया, 15 साल 11 महीने, 11 महीने के बाद अगस्त के 14 अगस्त को 11 महीने हो गए, फिर 15, 16, 17, 18, 19, आज की 20, 24 है, तो 10 दिन, 15 साल 11 महीने 10 दिन। और टाइम ऑफ बर्थ बताना, टाइम ऑफ बर्थ सर वो नहीं पता। अब मान लो ये सवेरे पैदा हुई होगी, कितने बजे? 9 बजे, तो 15 साल 11 महीने 10 या 11 दिन, 10 दिन जो भी है, 11 दिन, फिर कुछ आवर्स, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, लेकिन ये बोलते बोलते 2-4 सेकंड निकल गए आगे। यस। मतलब क्या हम अपनी एज भी एग्जैक्ट एक्यूरेट बता सकते हैं क्या? नहीं। तो इस दुनिया में नथिंग इज एग्जैक्ट एक्यूरेट, कोई परफेक्ट नहीं है। हमेशा गिनने में कोई ना कोई गलती होती है, और गलतियों को कहा जाता है एरर। और एरर गलती किसमें? गिनने में। तो इट इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट्स, और इन्हीं गलतियों के कारण, इन्हीं एरर के ऊपर JEE में एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्या गलतियां होती है, और गलतियों के क्या गलतियां एलिमिनेट करना है, गलतियां अगर नहीं होनी चाहिए, गलतियां तो होंगी ही होंगी, लेकिन गलतियां जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो इस लाइफ में नथिंग इज परफेक्ट, कोई मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है, और मेजरमेंट करते वक्त एरर तो आना ही आना है। अब ये एरर कितने प्रकार के होते हैं? तो एरर के जो टाइप्स है, गलतियां, तो सबसे पहला एरर होता है एवरेज एरर, मीन एरर। अब एवरेज एरर और मीन एरर तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, बट एवरेज और मीन का मतलब सिखाता हूं।
आपने जब 10th तो चलो हाँ 10th भी तो आपने एग्जाम देके ही पास किया है, लेकिन 10th की बजाय मैं 9th का एग्जाम्पल लेता हूँ। 9th में आप किसी भी स्कूल में हो, 9th में आप जब पास किए होंगे तो 9th में आपकी मेजरली मेन कितनी एग्जाम हुई? आंसर है 4। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टेस्ट, सेकंड टर्म। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट लगता वो कैसे लगता? वो क्या लास्ट एग्जाम के मार्क्स होते? तो आंसर है नहीं, वो चारों एग्जाम का एवरेज निकालते हैं। यस सर। चारों एग्जाम का एवरेज, चारों एग्जाम के मार्क्स ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, वो है एवरेज मार्क्स। तो वैसे ही या एरर निकालते हैं, एरर। आपने कभी 10th में प्रैक्टिकल किया है? 10th में प्रैक्टिकल, वो पूछने के पहले मैंने ये पूछना चाहिए, क्या आपके स्कूल में कोई लैब है, प्रैक्टिकल लैब? यस सर, यस सर। अगर लैब है तो कभी प्रैक्टिकल किया है? और अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो टीचर ने बोला होगा बेटा एक ही रीडिंग मत लो, कम से कम 2-3 रीडिंग लो। क्यों 2-3 रीडिंग लो बोलते हैं? क्यों 2-3 रीडिंग? ये हम कल देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। 1 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, देख लीजिए आप लोग टाइम।